घटनासार की ये क्लास तीसरी है। अच्छा, इससे पहले हमने जो 2 क्लास कराई हैं, हमने थोड़ा-सा इसमें एक चेंज किया है और वो चेंज ये है कि हमने पिछली 2 क्लासों में घटनासार के पेजेस को डायरेक्ट हमने क्या किया था कि फ़ोटो खींच के यहाँ पर चिपकाया था। ठीक है? इसमें हमने क्या किया है कि घटनासार के जो लिखा हुआ है उसको हमने कॉपी किया है और कॉपी करने के बाद अपनी ये जो पीपीटी है उस पर पेस्ट किया है ताकि दिखने में थोड़ी सहूलियत हो। ठीक है? तो आप लोग जो है ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा कि अब ज़्यादा बेहतर है या इससे जो पहले 2 क्लास हुई थी उनमें ज़्यादा बेहतर है। ठीक है? और दूसरा ये कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो देखो, हिंदी ख़त्म होने के बाद में पीछे जितना भी जो कंटेंट हमने ऊपर करा है वो सारा का सारा मटेरियल आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, क्योंकि हमने उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी दे दिया है। ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ है, ये वाली क्लास ना थोड़ी छोटी होगी और उसका रीज़न ये है कि इसमें ना जो राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी राष्ट्रीय वन लाइनर हैं वो सारी की सारी इसके द्वारा कवर कर दी जाएंगी। ठीक है? अब इसके बाद में जो क्लास 4 आएगी उसमें क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम होंगे, जो कि वन लाइनर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होंगे, उनको कवर किया जाएगा। ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा सीक्वेंस भी बना रहे और थोड़ा सा उनको क्लासीफाइड भी किया जा सके, इसलिए हमने ऐसा किया है। ठीक है? चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो इसका उत्तर है 93वीं रैंक। ठीक है? ये आप देख लीजिएगा। ठीक है? घटनासार में देखिए, ये तीसरी क्लास से शुरू हो रहा है। ठीक है? अब इसमें ना ये अब देखने वाली बात क्या है कि जनवरी 2024 में जारी की गई है ये रैंकिंग। ठीक है? लेकिन इसमें जो सूचकांक है वो सूचकांक है 2023 का। ठीक है? तो जनवरी 2024 में जारी किया गया है, लेकिन ये जो रैंकिंग है वो है 2023 की। इसमें भारत की 93वीं रैंक है। ठीक है? वहीं अगर हम इससे पिछला डाटा अगर देखें कि 2022 में भारत की रैंक क्या आई थी, तो 2022 में भारत की रैंक 85वीं थी। क्या थी? 85वीं रैंक थी। ठीक है? अगर हम अभी ये देखें कि भाई सबसे कम जो भ्रष्टाचार है वो किस देश में है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो पहली रैंक आई है ना, जो पहली रैंक आई है वो आई है न्यूजीलैंड की। किसकी? न्यूजीलैंड की पहली रैंक आई है। वहीं अगर सेकंड रैंक पर हम देखें तो सेकंड पर आ जाता है सिंगापुर। ठीक है? ये चीज़ थोड़ा सा आपको दिमाग में रखनी। ठीक है? और अगर हम देखें कि भाई इसको अगर जैसे कि ये तो 93वीं रैंक है। ठीक है? लेकिन अगर स्कोर देखें तो 2023 में जो भारत का स्कोर है वो है 39। ठीक? और 2022 में वही स्कोर 40 था। अगर हम 2012 से लेकर के 2023 तक के पूरे स्कोर का अगर ग्राफ देखें तो वो ग्राफ ये है, एक बार आप दिमाग में रखिएगा इसको। ठीक है? कभी 36, 38, 38, 40, 41, 40, 40, 39। ठीक है? यानी कि इसी के आसपास है पिछले कम से कम 10 साल से। ठीक? इस चीज़ को दिमाग में रखोगे? बिल्कुल। अच्छा, अगर हम ये सोचें कि इसको जारी कौन करता है, ये जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है, यानी कि जो इंडिया जो एक तरीके की जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, उसको जारी कौन करता है, तो उसको जारी करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। क्या? बाई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है? ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ इसको समझने वाली है नहीं। ठीक है? एक बार इसको देख लीजिएगा सही से। ठीक? अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसी विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया है। तो इसका उत्तर है भारतीय जनसंचार संस्थान। अगर इसको आप इंग्लिश में देखेंगे तो इसका नाम है इंडियन, क्या नाम है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक? यानी कि IIMS। ठीक है? तो ये ना अब एक बात सोचने वाली है कि इसको भारत का क्या बनाया गया है, इसको भारत का बनाया गया है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। अब आपने नाम एक और सुना होगा, एक आपने सुना होगा नाम डीम्ड यूनिवर्सिटी का। ठीक है? आपने क्या नाम सुना होगा? आपने सुना होगा डीम्ड यूनिवर्सिटी का नाम, और ये है डीम्ड टू यूनिवर्सिटी। अगर हम गूगल पर इसको देखें कि भाई डीम्ड यूनिवर्सिटी और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, इन दोनों में अंतर क्या है, तो आपको कई ऐसे आर्टिकल मिल जाएंगे जहां दोनों में अंतर दिखाया गया है। ठीक है? लेकिन असल में अगर उन दोनों को हम जानने का प्रयास करें तो दोनों में कोई अंतर नहीं होता, बस भाषागत अंतर होता है, लेकिन कह दोनों एक ही चीज़ रहे होते हैं। इसलिए हमने यूजीसी की वेबसाइट से डायरेक्ट निकाला। तो देखो इसमें क्या बताया गया है कि जो डिफरेंस बताया गया है वो क्या बताया गया है कि ये देखो यहाँ पर देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो क्या बताया? बोथ आर सेम, इन फैक्ट द एक्चुअल टर्म इज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ठीक है? यानी कि जो एक्चुअल टर्म होती है ना वो होती है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ठीक? अब एक और सवाल आता है कि भाई ठीक है, ये तो पता चलेगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी सेम होते हैं। ठीक? लेकिन असल में ये है क्या मामला? ये मतलब अगर कोई यूनिवर्सिटी है और उसने अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी का मान के चले दर्जा मिल गया उसको, तो इससे क्या फ़ायदा है? तो पहली बात तो ये समझ लो कि ये जो दर्जा दिया जाता है वो यूजीसी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है? ठीक है, अब समझो। देखो, कोई संस्थान अगर बेहतर प्रयास करता है अपनी रिसर्च में, किस में?
अपने रिसर्च में अगर बेहतर प्रयास करता है, पाठ्यक्रम को अच्छे ढंग से कराता है और उसका रिसर्च के साथ साथ उसका अगर कोई बड़ी उपलब्धि होती है, प्रकाशन उसका जो होता है, यानी कि उसकी जो पुस्तकें होती हैं वो उच्च मानक की होती हैं, उसका बढ़िया प्रकाशन होता है पुस्तकों का, तो ये मान के चलो कि उसको यूजीसी के द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद में उस संस्थान को ये स्वायत्तता होती है कि वो अपना कोर्स हुआ, ठीक है, सिलेबस हुआ, ठीक, इसके अलावा जो एडमिशन की जो प्रोसेस हुई वो, या फिर फी जो है, ये सब ये जो संस्थान है वो स्वयं तय कर सकता है अपने हिसाब से। ठीक, यानी कि पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्चा जो भी चीज़ें होती हैं वो ना कि यूजीसी के हिसाब से, बल्कि इस संस्थान को स्वयं भी ये स्वायत्तता मिल जाती है कि अपने हिसाब से वो चुन सकता है। ठीक है, और अगर हम देखें ये जो चीज़ है जो जिसको अभी मिला है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो हम अगर इसको देखें, क्योंकि ये इसको मिला है अभी दर्जा, तो इसकी अगर हम स्थापना के बारे में देखें तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, ये चीज़ आप दिमाग में रखोगे बिल्कुल, तो ये मोटी मोटी चीज़ आप दिमाग में रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि 6 जनवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 मनाया गया। तो इसका उत्तर है गोवा में। ठीक है, अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव है ना, ये असल में ना विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए मनाया जाता है, ताकि उनके प्रति भी एक समावेशिता लाई जा सके, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्षी पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। तो इसका उत्तर है एक्सपोसैट उपग्रह। क्या है? एक्सपोसैट सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट। ठीक, इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है, इस चीज़ को भी। ठीक है, अगला है कि जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया। तो इसका उत्तर है INS चीता, गुलदार और कुंभीर। ठीक, ये आपको नाम दिमाग में हल्के हल्के से रखने हैं। ठीक, अगला पॉइंट कह रहा है कि 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल, जो कि 21.8 किलोमीटर है, को मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया। तो इसका उत्तर है अटल सेतु। देखो, जो प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और हमें लगता है कि भाई इसको ज़्यादा समझाना चाहिए, उस प्रश्न को हम थोड़ा सा बड़े स्तर पर बता देते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डीपली बता देते हैं एक बार। पहले तो ना आप इसका जो अटल सेतु है इसकी एक बार लोकेशन देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, देखो ये आप देख रहे हो, ये महाराष्ट्र है। ठीक, और महाराष्ट्र में जो क्षेत्र हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं ये मुंबई और नवी मुंबई वाला क्षेत्र है। ठीक है, जैसे ये वाला क्षेत्र देखो, ये क्या है? ये मुंबई है। जैसे 1 नंबर पर मैंने जो दिखाया ये मुंबई है, वहीं 2 नंबर पर देखो ये नवी मुंबई है। ठीक, तो ये हमने दिखाया आपको। ठीक, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखो। ठीक है, बैक करके देख लो कहाँ पर किस क्षेत्र को तुम दिखा रहे हैं। ठीक, अगर हम इसको एक बार रंगीन चित्र में देखना चाहें तो ये कुछ इस तरीके का होगा। ठीक, जिसमें जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये मुंबई है, वहीं हल्का ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है आपको वो ये नवी मुंबई है। अब ये जो मुंबई है ना, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने के लिए जो पुल बनाया जा रहा है वो पुल है अटल सेतु। ठीक है, ये देखो एक बार, इस पुल को हमने यहाँ दिखाया है। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने के लिए जो पुल बनाया गया है ये है अटल सेतु। ठीक है, अब इस अटल सेतु के बारे में अगर हम कुछ और चीज़ें जानना चाहें तो पहली बात तो ये कि ये पुल 6 लेन वाला पुल है। ठीक, 6 लेन वाला पुल है। एक बात ये दिमाग में रखनी है। ठीक है, दूसरी बात क्या दिमाग में रखनी है? दूसरी बात ये दिमाग में रखनी है कि ये टोटल तो 21.8 किलोमीटर में है। ठीक, जिनमें से 16.6 किलोमीटर अप्रॉक्स, ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू चलेगी, दिमाग में रखना, ये पानी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, वहीं अगर देखा जाए तो लगभग 5.5 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर ये ज़मीन पर बनाया गया है। ठीक है, तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो इसकी थोड़ा सा वैल्यू में कमी आएगी, अंतर दिखाई देगा अगर आपको, तो उसका आप निश्चिंत रहिएगा, थोड़ा सा ये अप्रॉक्सीमेटली चलता है। ठीक है, पहली बात ये। अब दूसरी एक मुंबई से नवी मुंबई के बीच में जोड़ा गया है ये, और पता है, चलो ठीक है, इतनी बात तो जानकारी आपको रखनी है। अब एक बदकिस्मती की बात तो ये है, इतना ज़्यादा करप्शन है कि इसके पुल के बनने के लगभग 6 महीने के अंदर ही इस पुल में दरार आ गई। ये देखो, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये है, ये वही सेतु है। ठीक, ये वही अटल सेतु है जिसमें ये दरार आ गई है। ठीक, निरीक्षण के दौरान ये देखा जा रहा है सिर्फ 6 महीने के बाद ही। चलिए अगली खबर पर आ जाते हैं। अगला कह रहा है कि 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया है? कौन सा है? ये है दृष्टि 10 स्टारलाइनर UAV अनमैन्ड
एरियल व्हीकल, ठीक है। इसको आप लोग देख लेना एक बार, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो है नहीं, लेकिन एक बार देख लेना, ठीक है। अगला है कि जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करवाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका उत्तर है पंजाब। देखो इस खबर को ना एक बार मैं हल्का सा समझा देता हूँ आपको, इसके मायने असल में है क्या। कि देखो एक है ना मैपल्स ऐप है, उस पर क्या, उस पर ये है कि मान के चलो कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, ये मान के चलो गाड़ी चल रही है कोई, ठीक। अब इसमें मान के चलो यहाँ पर गाड़ी चल रही है, ये रोड है, तो आगे कोई अगर मान के चलो कोई स्पीड ब्रेकर आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा ये इस क्षेत्र में अगर स्कूल हैं या अन्य जगह या अन्य ऐसी कोई जगह हैं जहाँ पर मान के चले थोड़ा सा रिहायशी इलाका है, यानी कि जहाँ चहल कदमी बनी रहती है, तो उस क्षेत्र में किस हिसाब से कितनी तेज़ी में आपकी गाड़ी चलनी चाहिए, ठीक है। तो अगर उस स्पीड से आप अधिक तेज़ी तक चला रहे हैं गाड़ी, पहली बात ये। दूसरी, आगे कोई स्पीड ब्रेकर आने वाला है, ये बात, या कोई मान के चलिए कोई ऐसी कोई मोड़ आने वाली है रोड में, कोई शार्प कर्व आने वाला है या कोई गड्ढा आने वाला है, मान के चलिए ऐसी कोई स्थिति है, तो ये सारी जानकारी आपको जब आप गाड़ी चला रहे होंगे तो आपको इस ऐप में मिलती रहेगी, ठीक है। वो ऐप कौन सा है? वो है मैपल्स ऐप, ठीक है, समझ में आया। तो ये मैपल्स ऐप पर फिर ऐसे तो मिलेगी नहीं जानकारी, हर राज्य को पूरी डिटेल तो देनी पड़ेगी, तो उस डिटेल को देने के लिए पंजाब राज्य ने सबसे पहला स्थान हासिल किया है, उसने सबसे पहले अपनी पूरी डिटेल दे दी है। बात ये है पूरी, समझ में आई। चलो आगे देखते हैं। अगली खबर कह रहा है कि जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया है? तो इसका उत्तर है बीकानेर, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में रखिएगा, बहुत ज़्यादा वो है नहीं, लेकिन देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये वन लाइनर है, ठीक। अगला है कि जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो उत्तर है वो है पेंच टाइगर रिजर्व। अब एक बार देखना, पहली बात तो ये कि जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब दूसरी बात एक और कि भाई ये जो लिखा है कि डार्क स्काई पार्क, इसका मतलब क्या है? तो देखो सीधी सी बात है कि जब किसी भी क्षेत्र में कोई पार्क होता है या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, कुछ भी ऐसा स्थान होता है जो कि टूरिज्म के लिए होता है, ठीक, वहाँ पर आपको पता है कि प्रकाश बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है रात को, ठीक है। तो और सिर्फ रात को ही नहीं, ये दिन में भी यूज किया जाता है बहुत सारे क्षेत्रों में। तो कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हम प्रकाश, जो आर्टिफिशियल प्रकाश है ना, जो हमारे द्वारा लाइट वगैरह लगाई गई हैं, वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दी जाए, यानी कि कोई भी लाइट नहीं लगाई जाएगी ह्यूमन के द्वारा बनाई गई, ठीक है। पूरा का पूरा नेचुरल लाइट के ऊपर निर्भर होता है, ठीक। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, इसी को कहा जाता है डार्क स्काई, ठीक है। क्या कहा जाता है? डार्क स्काई। तो जो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है वो कौन सा बना है? वो बना है पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक। क्योंकि इसमें अब एक भी मानवों के द्वारा बनाई गई कोई लाइट नहीं लगाई गई है, पूरी तरीके से प्राकृतिक लाइट पर निर्भर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, अगला देखो। अगला कह रहा है कि 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उत्तर है बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद, ठीक है। ये जो बेगमपेट हवाई अड्डा है ना, ये हैदराबाद में, ठीक। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जनवरी 2024 में किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि NHAI, ठीक है। NHAI के बारे में कुछ पता है आपको? एक दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहली कि इसकी जो स्थापना है ना, इसने देखो स्थापना इसकी 1988 के तहत एक्ट के तहत की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना के लिए 1988 में एक एक्ट आया था, ठीक। लेकिन इसने जो कार्य करना शुरू किया वो 1995 से शुरू किया था, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी याद रखना एक बार। इसका हेडक्वार्टर का क्या है? इसका हेडक्वार्टर है द्वारका, कहाँ पर? दिल्ली में, ठीक है। ये दिमाग में रखना, ये गुजरात में नहीं है, दिल्ली में, ठीक। और ये ना, ये किस काम के लिए? डेवलपमेंट करने के लिए और साथ ही मैनेजमेंट करने के लिए। किसका? डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। किसका? दो चीज़ों का आपने सुना होगा, नेशनल हाईवे एंड एक्सप्रेस वे। किसका? नेशनल हाईवे एंड एक्सप्रेस वे, ठीक। ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है इसके बारे में, NHAI के बारे में, ठीक। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1988 के एक्ट के तहत हुई है, लेकिन इसने कार्य 1995 में शुरू किया है। हेडक्वार्टर इसका द्वारका दिल्ली में, ठीक। अगला कह रहा है कि जनवरी 2024 में काला घोड़ा कला महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उत्तर है मुंबई, महाराष्ट्र। देखो साउथ मुंबई में ना एक घोड़े की मूर्ति है, ठीक। इस मूर्ति के चारों तरफ जो उत्सव मनाया जाता है, तो इसी के चक्कर में नाम पड़ गया इसका काला घोड़ा कला महोत्सव, ठीक। यहाँ पर ना कई प्रकार के देखो नृत्य और जो है आपका जो भी गाना बजाना सब कुछ होता है, सारी कलाएं यहाँ पर प्रदर्शित की जाती हैं। तो इसको कहा जाता है काला घोड़ा कला महोत्सव, ठीक है। साउथ मुंबई में, ठीक, सॉरी साउथ महाराष्ट्र में, ठीक। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
अगला है कि जनवरी 2024 में किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन किया गया। आप जो सामने भैंसे लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो ना, दे रहे हैं ना, ये जो मतलब ये जो एक प्रकार की जो उत्सव है, इसको कहा जाता है मोह जूझ। क्या कहा जाता है? इसको मोह जूझ कहा जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? ये असम में मनाया जाता है। इसमें क्या है कि लोग अपने अपने भैंसे लेकर के आते हैं और आपस में लड़ाई करवाते हैं, ठीक है। अब ये ना जानवरों को लड़ते हुए देखना आपने ना कुछ और जगहों पर देखा होगा, जैसे कि एक बार यहाँ देखो, ये पता है क्या है? ये है जल्लीकट्टू। क्या है ये? जल्लीकट्टू। इसमें पता है क्या होता है? इसमें ना बैल के साथ में इंसानों को लड़वाया जाता है। एक बैल को छोड़ देंगे और उसमें बहुत सारे इंसान टूट पड़ेंगे। अब वो बैल कभी इस इंसान को मारेगा, कभी उस दूसरे वाले को मारेगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें होता है। वहीं अगर आप एक बार इसको देखो, इसमें क्या है कि ये जो है, अब एक बार इसको देखो, ये ऐसा नहीं है कि ये भी जल्लीकट्टू है। ये जल्लीकट्टू नहीं है। कुछ लोग इसको भी जल्लीकट्टू समझते हैं, लेकिन असल में ये जल्लीकट्टू नहीं है। ये क्या है भाई? देखो, ये है कम्बाला। क्या है ये? ये है कम्बाला, ठीक। ये कम्बाला है। कहाँ मनाया जाता है? ये कर्नाटक में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि दोनों बैल बंधे होते हैं, पीछे एक रस्सी होती है, ठीक, और उसको पकड़ के एक इंसान दौड़ता है, ठीक है, ठीक है। और ये जो बैल दौड़ रहे होते हैं, ये कीचड़ में दौड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार की रेस होती है, ठीक है। ये इसको कम्बाला बोलते हैं। अच्छा, एक और बार इधर भी देखो, ये क्या है? ये बैलों की दौड़ है। ये कहाँ होती है? ये बैलों की दौड़ होती है महाराष्ट्र में, ठीक। इसको बैलगाड़ी दौड़ बोलते हैं, ठीक है, बैलगाड़ी दौड़। वहीं एक और देखो, ये क्या है? ये जो चिड़िया है ना, इसका नाम है बुलबुल। क्या नाम है इसका? इस चिड़िया का नाम है बुलबुल। तो अब इन चिड़ियाओं का झगड़ा करवाया जाता है, यानी कि इनकी कुश्ती करवाई जाती है आपस में लोगों के द्वारा, ठीक है, और उसको एंजॉय किया जाता है। तो इसको पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बुलबुली, ठीक है। इस जो उत्सव मनाया जाता है, इस उत्सव को कहा जाता है बुलबुली। इन सारे चित्रों में आपने क्या देखा कि मानव अपने इंजॉय के लिए जानवरों के साथ में कुछ ना कुछ खिलवाड़ कर रहा है, कुछ ना कुछ भेदभाव या कुछ ना कुछ ऐसा किया जा रहा है कि जानवर, अब यहाँ पर चाहे कहीं कहीं पर भी देख लो, इन सभी चित्रों में आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि जानवरों के साथ में थोड़ा थोड़ा सा या फिर कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा भी अत्याचार हो रहा है, ठीक है, उनको अपने हिसाब से ढाला जा रहा है। तो इसके लिए ना सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इस पर रोक लगा दी थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, जल्लीकट्टू पर और ऐसे ही कम्बाला और ये बैलगाड़ी, इन सब पर रोक लगा दी थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई, तो असम में क्या किया गया कि असम में इन जो होने वाला जो मोह जूझ था वो ये, और ये जो दूसरा बुलबुली था, ये दोनों ही उत्सवों पर रोक लगा दी गई थी सरकार के द्वारा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। लेकिन 2023 में क्या हुआ? 2023 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में ने ये कहते हुए कि भाई ठीक है, ये इनकी संस्कृति का हिस्सा है, इस जो रोक लगाई हुई थी वो रोक हटा दी। तो ये जो उत्सव थे, जल्लीकट्टू, कम्बाला और जो बैलों की दौड़ थी, ये फिर से मनाए जाने लगे। तो इसी के आधार पर अब 2024 में आकर के जो असम सरकार है, असम ने भी अपने यहाँ से मोहजूज और बुलबुली से जो रोक थी वो हटा दिया। तो बात ये है कुछ ऐसी, समझ में आई? तो जनवरी 2024 में किस राज्य में 9 वर्षों के बाद, कितने 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह पूजा का आयोजन किया गया? तो असम में। ऐसा था 2014 में सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगाई थी। तो 2015 में जो असम सरकार है उसने ये बैन कर दिया था, ठीक है, मोहजूज और बुलबुली को। लेकिन जब 2024 में खुला है तो लगभग 9 साल बाद इसको पुनः खोल दिया गया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जनवरी 2024 में अमेरिका ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर, अमेरिका ट्रैवल, यहाँ से देखो, पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर है जैसलमेर, जिसने दूसरा स्थान किया है टॉप 12 में, ठीक है। वहीं उदयपुर का नाम देखेंगे तो उसमें 9वां स्थान है, ठीक है। तो जैसलमेर और उदयपुर, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला देखो, अगला है कि पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन 18 से 20 जनवरी 2024 के बीच कहाँ पर किया गया? तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अब देखो, एक बार ना आपने सुना होगा इसका हॉर्नबिल महोत्सव का नाम। तो हॉर्नबिल महोत्सव असल में नागालैंड में मनाया जाता है, मूल रूप से नागालैंड में मनाया जाता है। वैसे अन्य राज्यों में भी मनाया जाता है, लेकिन मूल रूप से इसको नागालैंड में मनाया जाता है। अगर हॉर्नबिल महोत्सव का अगर जुड़ाव आप कहीं पर भी देखोगे तो वो नागालैंड से है। लेकिन ये क्या है? ये है पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव। तो पक्के पागा पता है क्या है? पक्के पागा एक नेशनल पार्क है जो कहाँ पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। किस किस को पता है? ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पक्के पागा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर ना अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति है जिसका नाम है न्यासी जनजाति। क्या? न्यासी जनजाति, ठीक है। अब देखो, सोचने वाली बात क्या है कि जो हॉर्नबिल है ना, ये हॉर्नबिल एक जीव का नाम होता है, एक पक्षी का नाम। देखोगे एक बार, देखो ये है, ये रहा वो पक्षी जिसका नाम हॉर्नबिल है। क्या है ये? हॉर्नबिल, ठीक है। एक बार देख लो कितना खूबसूरत पक्षी है, देख करके उम्र बढ़ जाएगी आपकी। तो इस पक्षी के संरक्षण के लिए
जो पक्के पागा है उसके आसपास पाई जाने वाली न्यासी जनजाति ने बहुत सारे प्रयास किए हैं इस हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए, ठीक है। तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है, और इसका संरक्षण को बढ़ावा भी दिया जाता है। वहीं इसी के आधार पर नागालैंड में क्या मनाया जाता है, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। क्या ये बात समझ में आई? जी हाँ, समझ में आ चुकी होगी। अब देखो अगली खबर देख लेते हैं, ठीक, कि जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई है? तो इसका उत्तर है डिब्रूगढ़, असम में, ठीक है। प्राकृतिक चिकित्सा तो आपको पता ही होगा ना, जैसे कि आपके आयुर्वेद है, ठीक, आयुर्वेद है, इसके अलावा आपके होम्योपैथी है, ठीक, होम्योपैथी है, और इसके अलावा सिद्धा है, ठीक है, सिद्ध भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, और यूनानी भी है, ठीक है, क्या है, यूनानी भी है। तो ये सब हैं आपकी जो है, ये क्या है, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन होती हैं, ठीक। वही जैसे एलोपैथिक है उसमें क्या है, अंग्रेजी दवाइयाँ दी जाती हैं, ये क्या है, ये सारी की सारी ट्रेडिशनल मेडिसिन होती हैं। इनके साइड इफेक्ट बहुत ही ना के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला अस्पताल खोला गया वो कहाँ गया है, कहाँ खोला गया है, डिब्रूगढ़, असम में, ठीक है। अगली है कि 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को रैंक 93 में मिली है। ये हम पहले खबर दे चुके हैं, घटनासार में भी ये दोहरावा आया, हमने भी इसमें गलती से कर दिया, ठीक। आगे है कि जनवरी 2024 में ओडिशा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। अब एक बार इधर देखो, देखने वाली बात क्या है कि इसमें ना एक चीज़ समझने वाली है कि दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी, मेलानिस्टिक का मतलब पता है क्या है? एक बार इसे देखो, ये क्या है, ये है टाइगर, ठीक है। लेकिन इस टाइगर पर आप ये जो डार्क डार्क दिखाई दे रहा है ना धारें, ऐसा होता है कि कुछ जीवों के पास ये नॉर्मल जो उनका कलर होता है उसकी बजाय ये डार्क कलर कुछ अधिक हो जाता है उनकी चमड़ी पर या फिर उनके ऊपर के बालों पर। तो जिन जीवों के चमड़ी पर या बालों पर ये जो डार्क कलर अधिक हो जाता है उन्हें बोला जाता है मेलानिस्टिक जीव। क्या बोला है, क्या बोला जाता है, मेलानिस्टिक जीव, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो बस उड़ीसा ने बस यही किया है, उड़ीसा ने क्या किया है, इन्हीं मेलानिस्टिक जीवों की जो टाइगर सफारी है वो पहली खोली है, कहाँ पर, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है बात समझ में आ चुकी होगी। इससे आगे अब हम जो इंटरनेशनल न्यूज़ है वनडे वाली वो सारी लेकर के आएंगे, सॉरी इंटरनेशनल न्यूज़ जो वन लाइनर वाली वो लेकर के आएंगे। यहाँ तक की आपकी जो है कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो ये इंग्लिश वाले हैं, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और आज की क्लास में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।